नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 के मॉडल पेपर देखेंगे और अभी टाइम बहुत कम है, लेकिन जितने ज्यादा हो सकेंगे उतने मॉडल पेपर मैं आपको करवाऊंगा। और जो छोटे छोटे शॉर्ट क्लासेज मैंने डाल रखी है वो भी आप जरूर देखना। और इससे आपको दो फायदे होंगे। सबसे पहला तो इन मॉडल पेपर से आपके जो है आपकी तैयारी का पता चलेगा कि कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है। दूसरा जो फायदा होने वाला आपका वो ये है कि आपको जो है कुछ नया भी जानने को मिलेगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, आज पूरा का पूरा अपना जो है राजस्थान और इंडियन पॉलिटी का जो है पार्ट रहने वाला है कि नागरिकता जो संशोधन नियम 2024 है वो प्रवृत्त हुए, कब से वो लागू हुए, ये कट ऑफ डेट आपको याद रखनी है। 4 पारी में आपका एग्जाम होगा, किसी ना किसी पारी में ये जरूर आएगी। 11 मार्च 2024 से, कब से? 11 मार्च 2024 से ये क्या हुए, प्रवृत्त हुए। एक अलग तारीख अपन क्या है, हमेशा 31 दिसंबर, 1 अप्रैल इनके पीछे रहते हैं, 1 जनवरी, लेकिन एक अलग ही तारीख है 11 मार्च 2024। फिर आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सबसे पहले इधर जो आपका नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं और इधर दी हुई है सूची 2 में कि ये राज्य के क्या प्राथमिक कर्तव्य, उपबंध, बाध्यता क्या है। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से सिंगल एक क्वेश्चन आ सकता है, मिलान नहीं आए तो ठीक है। सबसे पहले काम की न्याय संगत और मनोचित दशाएं एवं प्रसूति सहायता। सबसे पहले इसके अनुच्छेद की बात करें तो ये आपका अनुच्छेद 42 के अंतर्गत आता है। किसके अनुच्छेद? 42 के। और ये जो सुमेलित होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 से। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है कि राज्य का उपबंध कौन सा है, तो राज्य का उपबंध कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 42। और वैसे अगर बात करें तो काम की न्याय संगत और मनोचित दशाएं एवं प्रसूति सहायता, ठीक है। दूसरी बात है आपका पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना। सबसे पहले अनुच्छेद की बात करें तो ये अनुच्छेद 47 है। कौन सा है? अनुच्छेद 47। और ये सुमेलित आपका राज्य का प्राथमिक कर्तव्य। तो क्वेश्चन आ जाए कि राज्य का प्राथमिक कर्तव्य क्या है, तो अनुच्छेद 47 है। और 47 की जगह अगर लिखा हुआ आ जाए तो पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना क्या है, राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है। उपबंध पहला है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों या जो है मजदूरों का भाग लेना, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करें तो ये अनुच्छेद 48A में है। अनुच्छेद 43A में, किसमें? अनुच्छेद 43A में है ये। और ये जो है क्या है आपकी, इसका जो सुमेलित होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 से होगा, राज्य द्वारा उपयुक्त विधान। मतलब उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना जो है वो राज्य का जो है उपयुक्त विधान है, अनुच्छेद 43A के अंतर्गत, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना। सबसे पहले अपन अनुच्छेद की बात करें तो ये अनुच्छेद 39 है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 39 है। और इसके अंतर्गत आपका क्या है, राज्य की बाध्यता। ये क्या है? राज्य की बाध्यता है। तो क्वेश्चन आ जाए राज्य की बाध्यता कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 49। और वैसे बात करें तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण क्या है, राज्य की क्या है, बाध्यता है। तो यहां पर क्या हो गया, 2143, ठीक है। 2143 ऑप्शन नंबर 4 उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 1919 अधिनियम के संबंध में असत्य कथन बताओ। ये एक रिवीजन क्लास है, 2 गुना की स्पीड से आप देख सकते हो। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आंसर की सबसे पहले आपको मिलने वाली है जीवा स्टडी पर। तो 1919 के अधिनियम की बात हो रही है यहाँ पर। इसमें असत्य बताना, इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। बिल्कुल वापस बता दूं कि 1919 और 1935 अधिनियम आपके सिलेबस से हटा नहीं है, ये मर्ज हो चुका है संवैधानिक विकास में। तो आप ये सोच रहे होंगे यार ये तो हट गया, हटा नहीं है, मर्ज हो चुका है, ठीक है। तो 1919 अधिनियम की जो है प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हुआ, बिल्कुल सही बात है। और केंद्र में द्वैध शासन कब हुआ? केंद्र में द्वैध शासन, और केंद्र में द्वैध शासन जो है 1935 अधिनियम से हुआ, 1935 अधिनियम से। तो यह सही है। इसके द्वारा सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों, ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों पर लागू किया गया। बिल्कुल, मुस्लिम से बढ़ाकर जो है इसको सिखों, ईसाई और आंग्ल भारतीयों पर भी लागू कर दिया। किसको? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को, ठीक है। फिर बात करें अपन, ये अधिनियम प्रस्तावना विहीन था, तो ये गलत है आपका। और यही क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। ये जो है आपका प्रस्तावना सही था। प्रस्तावना विहीन कौन सा था? 1935 अधिनियम था। कौन सा अधिनियम? 1935 जो अधिनियम है ये प्रस्तावना विहीन था। फिर इस अधिनियम के तहत पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। तो ये भी बात बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चौथा जो क्वेश्चन आपका वो है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार विधि द्वारा किसी व्यक्ति को अनिवास
चित्त विकृति अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। वापस देखो, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार विधि द्वारा किसी व्यक्ति को अनिवास चित्त विकृति अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? यह आपको डायरेक्ट याद रखना है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 326। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 326। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे। अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन बात करें विश्व प्रताप सिंह की। तो विश्व प्रताप सिंह जो आपके उत्तर प्रदेश के सीएम थे। किसके? उत्तर प्रदेश के सीएम मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई पहले बंबई प्रांत हुआ करता था, जिसमें गुजरात और वर्तमान महाराष्ट्र शामिल था। तो बंबई प्रांत के क्या थे? सीएम थे। ठीक है। बात करें एच.डी. देवगौड़ा की, तो एच.डी. देवगौड़ा हैं आपके, ये कर्नाटक के क्या थे? सीएम, बाद में प्रधानमंत्री बने। इंद्र कुमार गुजराल किसी के जो राज्य है उसके जो है सीएम नहीं थे। तो वहां यहां पर 1 2 3 उत्तर हो जाएगा। 3 तो ये हो गए। 3 और आपके प्रधानमंत्री बचते हैं, उनके नाम मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले है चौधरी चरण सिंह। कौन है? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह आपके कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके थे, उत्तर प्रदेश के। ठीक है। फिर आपके एक नाम और है, वो है नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव और पीवी जो नरसिम्हा राव है आपके, ये आंध्र प्रदेश के सीएम रह चुके। किसके? आंध्र प्रदेश के। और एक है आपके नरेंद्र मोदी, वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है। कल ही इन्होंने खेजड़ी का वृक्ष लगाया है अपने बालोतरा में। तो नरेंद्र मोदी जो है ये आपके कहाँ के? गुजरात के। कहाँ के? गुजरात के सीएम रह चुके हैं। तो ये सारे के सारे जो है 6 जो है वो क्या रह चुके हैं? जो है अन्य राज्यों के सीएम और भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है। अब चलते हैं आगे। मैं ज्यादा जो है आपको पूरा जो है डिटेल से नहीं करवा रहा, जैसे मैं पहले के क्वेश्चंस करवाता था, कारण कि अपने को जो है सिर्फ एक रिवीजन के टाइप से देखना है। ठीक है। जितना हो सके उतनी डिटेल, जो डिटेल मैंने पहले नहीं बताई है वो बता रहा हूं। जैसे ये डिटेल मैंने पहले नहीं बताई थी, ये पूरी बता दी आपको। ठीक है। एक आपकी जो तैयारी का अंदाजा हो जाएगा आपको। अनुच्छेद 72, जिसमें समाज जो राष्ट्रपति के जो है मतलब किसी भी जो समाधान वगैरह की शक्तियां वो है, मैं उल्लेखित निम्नलिखित शब्दों के से संबंध में सुमेलित युग्म कीजिए। सबसे पहले आपका पैर्डन है। पैर्डन मतलब होता है क्षमा करना। ठीक है। इसका मतलब हो गया दंड एवं दोष सिद्धि दोनों समाप्त। दंड एवं दोष सिद्धि दोनों अगर समाप्त हो जाती है तो उसको कहते हैं पैर्डन या क्षमा। तो ये बिल्कुल सही है। फिर आपका कम्यूटेशन। कम्यूटेशन क्या होता है? कम्यूटेशन का हिंदी अर्थ अपन कहें तो ये हो जाएगा आपका लघुकरण। क्या हो जाएगा? लघुकरण। लघुकरण में क्या होता है? दंड का स्वरूप बदल देते हैं। बिल्कुल सही बात है। फिर आपका रिमिशन। रिमिशन में क्या होता है? परिहार। इसको हिंदी में कहते हैं परिहार। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रख लेना आप। परिहार में क्या होता है? दंड की अवधि को कम कर देते हैं। ठीक है। फिर चौथा जो आपका है वो है रेस्पाइट। रेस्पाइट या होता है विराम। यहां जो दो सिद्धि को समाप्त करना इसका नहीं है। विराम में क्या होता है? विराम जो होता है इसके अंदर जो है जो मूल सजा होती है ना उसको कम कर देते हैं। मूल सजा को कम करना, ये हो जाएगी मूल सजा को कम करना। सजा को कम करना मतलब हम कह सकते हैं फांसी जो है उसको उम्र कैद में बदल देना। समझ गए आप? ठीक है। फिर आपका जो है तीसरा जो है आपका ये हो गए 4 तो हो गए। ये आपका गलत है, बाकी सही है। लेकिन एक और होता है इसके अंदर, एक और होता है, वो होता है आपका रिप्राइव। ये होता है आपका परविलंबन। परविलंबन में क्या होता है आपका? अस्थायी रोक होना। किसी सजा पर क्या होना? अस्थायी रोक होना। तो यहां पर जो है ABC सही है, यानी कि जो है कौन सा युग्म? 1 2 3 ऑप्शन नंबर 1। हालांकि यहाँ पर ABC लिखना था इनको, लेकिन 1 2 3 लिख दिया, कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मूल कर्तव्य नहीं है। सबसे पहले प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें, बिल्कुल मूल कर्तव्य है। राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों का संरक्षण करना, अभी अपन पढ़ के आए, ये है नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व है। और किसमें? अनुच्छेद 49-49 पढ़ कर आए। ठीक है। ये उत्तर हो जाएगा। देश की रक्षा करें, बिल्कुल जो है कर्तव्य। और हिंसा से दूर रहें भी क्या है? कर्तव्य है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8वां जो क्वेश्चन आपका वो है संविधान सभा के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे, बिल्कुल सही बात है। एक तो HC मुखर्जी थे, बिल्कुल सही बात है। दूसरे देखो TT कृष्णाचारी नहीं थे, ये गलत हो गया। TT की जगह VT कर दो, VT कृष्णाचारी। नाम थोड़ा सा चेंज हुआ लेकिन TT नहीं VT थे।
समझ में आ गया आपके। एक आपके मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? स्टार्टिंग में थोड़ी ना उपाध्यक्ष बन गए थे, पहले एक मनोनीत उपाध्यक्ष थे फिर ये बने थे। और मनोनीत उपाध्यक्ष का नाम था आपका फ्रैंक एंथोनी। कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। ये नाम भी आपको याद है रखना। तो पहला ही क्या हो गया? असत्य हो गया। फिर संविधान सभा ने प्रस्ताव को 17 अक्टूबर 1949 को स्वीकार किया, बिल्कुल सही है। प्रस्तावना को, सॉरी, प्रस्तावना पेश कब हुई? जो है पहले ही हो गई थी, जो है 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी और 11 दिसंबर को जो है ये 11 दिसंबर को क्या हो गई थी? प्रस्तावना पेश हो गई थी। लेकिन इसको जो है स्वीकार कब किया गया? 17 अक्टूबर 1949 को। संविधान सभा के 9वें सत्र में सर्वाधिक अधिवेशन हुए, ये भी बात बिल्कुल सही है। और HVR अयंगर संविधान सभा के सचिव थे, ये भी बिल्कुल सही बात है। HVR अयंगर जो है वो संविधान सभा के क्या थे? सचिव थे। तो पहला क्या हो गया? गलत हो गया। कोई चीज मेरे से भी गलत हो जाए तो आप कमेंट जरूर कर देना। कई बार क्या होता है, ध्यान नहीं रहता, दिमाग नहीं चलता उस समय और गलती से गलत हो जाता है। फिर राज्यसभा के गठन के बाद उसकी पहली बैठक कब हुई? पहली बैठक की जब बात आ जाए ना, तो अब इसका उत्तर आपको करना है ऑप्शन नंबर 1, 13 मई 1952। जब बात आई गठन की, और गठन हुआ था आपका 13 अप्रैल 1952 को, और एक महीने बाद में 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई। ठीक है, गठन होता है इसका अनुच्छेद 80 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 80 के तहत। और राज्यसभा की अगर अपन बात करें तो राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम सदस्य हो सकते हैं आपके 250, जिसमें से 238 निर्वाचित, 12 मनोनीत। वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में यह है आपके 245, जिसमें 233 निर्वाचित, 12 मनोनीत। और जो पहली बैठक हुई थी इसमें कितने थे? तो इसमें 216 ने भाग लिया था, जिसमें 204 प्लस 12 थे, 204 प्लस 12 थे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने 4 स्तरीय पंचायती राज को अपनाने की सिफारिश की? 4 स्तरीय। तो सबसे पहले इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा जीवीके राव समिति। अभी सारी समितियों के बारे में मैं बता देता हूं। अशोक मेहता समिति 1977 में बनी थी। इसने द्विस्तरीय बताया था कि पंचायती राज जो है द्विस्तरीय होना चाहिए, बीच वाले को गायब कर दिया था इन्होंने। और इसके अलावा इन्होंने बताया कि दलगत चुनाव होने चाहिए, यानी कि सरपंच भी जो है दल के आधार पर होना चाहिए, दलगत चुनाव। एक इन्होंने बोला 4 वर्ष का ही कार्यकाल होना चाहिए, 4 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए। किसने बोला? अशोक मेहता समिति ने। ठीक है, फिर आपकी जो LM सिंघवी समिति है ना, इन्होंने एक न्याय पंचायत की अवधारणा दी, न्याय पंचायत की अवधारणा, बस और कुछ नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट बनता है। फिर जीवीके राव समिति एक तो 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था, और इन्होंने क्या दिया? जिला विकास आयुक्त का पद, जिला विकास आयुक्त का पद होना चाहिए, विकास आयुक्त पद। ठीक है। पीके थुंगन समिति, इसने क्या बोला? तो पीके थुंगन जो है इन्होंने त्रिस्तरीय बोला कि त्रिस्तरीय होनी चाहिए पंचायत जो आपके हैं उनका जो है विवरण। वित्त आयोग की सिफारिश भी की इन्होंने, वित्त आयोग, और कार्यकाल 5 वर्ष का, जो वर्तमान अपन देखते हैं स्वरूप। ठीक है, तो द्विस्तरीय अशोक मेहता, 4 स्तरीय जीवीके राव, नाम ध्यान रख लेना, जीवीके राव 4 हो गए तो 4 स्तरीय हो गई। ठीक है, पीके थुंगन 3 हो गए तो 3 स्तरीय हो गई। अशोक मेहता 2 ही है तो द्विस्तरीय हो गई। समझ में आ गया ना? ठीक है, अभी हाथों हाथ बना है मेरे दिमाग में, तो आप भी ऐसे ही बनाया करो। किसी के 40% वाली प्रॉब्लम है तो यहाँ से सोल्व हो जाएगी वो, कि 4 स्तरीय जीवीके राव 4 हो गए, द्विस्तरीय अशोक मेहता 2 है, त्रिस्तरीय पीके थुंगन 3 हो गए, काम खत्म। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द के अंतर्गत शामिल निकाय हैं। तो राज्य शब्द में संसद आती है, राज्य का विधानमंडल आता है, और जिला प्रशासन आता है। कौन आता है? जिला प्रशासन आता है। इसके अलावा भारत सरकार भी राज्य के अंतर्गत आती है। ठीक है, राज्य सरकार भी राज्य के शब्द के अंतर्गत आती है। ठीक है, उच्च न्यायालय नहीं आता है। इसके अलावा जो स्थानीय प्राधिकारी हैं, स्थानीय प्राधिकारी जो नगर पालिका नगर निगम के हैं, वो भी राज्य जो है शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो ABC आता है यहाँ पर। कौन आता है? ABC। क्वेश्चन नंबर 12। इधर राज्य सचिवालय की रैंक है, इधर भूमिका एवं कार्य है। तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो आप क्या है वो है कि शासन सचिव। शासन सचिव का क्या काम होता है? तो शासन सचिव का काम होता है नीति निर्माण करना। क्या करना? नीति निर्माण करना। फिर आपका होता है परियोजना अधिकारी। कौन होता है? परियोजना अधिकारी। परियोजना अधिकारी का काम होता है कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना। फिर आपका होता है अनुभाग अधिकारी, और अनुभाग अधिकारी होता है संपूर्ण पर्यवेक्षण। अब आपके सामने है शासन सचिव नीति निर्माण का काम करता है, परियोजना अधिकारी
कार्यक्रम का क्रियान्वयन करता है। अनुभाग अधिकारी संपूर्ण पर्यवेक्षण करता है। फिर आपका बच गया कौन, सहायक। और सहायक जो है ना वो नैतिक के जो लिपिकीय कार्य है वो करता है। ठीक है, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका 2135 ऑप्शन नंबर 2 उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, इसी को जो है ये कहते हैं रेसला, ये रसलसा जो अभी है ना, ये जो रसलसा कुछ भी नाम लो इसका, ये राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन 7 अप्रैल 1998 को हुआ था। कब? 7 अप्रैल 1998 को। तो ये पहला ही असत्य हो गया आपका। ठीक है, फिर आपका कि RSLS यानी कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय जयपुर। आदर्श वाक्य जो है वो है न्याय सबके लिए। ठीक है, क्या है? न्याय सबके लिए आदर्श वाक्य है। लोगो है वो है अधिकार आपका कर्तव्य हमारा, ये लोगो पर लिखा हुआ है, ये लोगो पर लिखा हुआ है। न्याय सबके लिए क्या है? ये आदर्श वाक्य है। और प्रकाशन है न्याय सरोसार्थी, न्याय सरोसार्थी, ये इसका क्या है? प्रकाशन। एक में ही 3 चीजें कवर हो रही है। फिर जो आपका राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है उसका मुख्य संरक्षक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। कौन होता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये ध्यान रखना, मैंने एक में राष्ट्रपति बता दिया था शायद इसका, तो ये थोड़ा सा सही कर लेना आप। ठीक है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का अध्याय 3 जो है वो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से संबंधित है। बिल्कुल। कौन सा? अध्याय 3। तो यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, संभागीय आयुक्त के अधीन निम्नलिखित में से कौन से कानून से संबंधित वाद नहीं आता? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, बिल्कुल ये संभागीय आयुक्त के अंतर्गत है। राजस्थान जमींदार एवं विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, ये मैं पहले बता चुका, ये तहसीलदार के अंडर में है। किसके? तहसीलदार। ठीक है, तो ये हो गया इसका। फिर राज्य नगरीय भूमि हरबंदी अधिनियम और राजस्थान भूमि भवन का अधिनियम। देखो तहसीलदार से आपके जिला प्रशासन हालांकि है टॉपिक, लेकिन संभागीय आयुक्त का डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो नगरपालिका अधिनियम, नगरीय भूमि हरबंदी, भूमि भवन, राजस्थान भूमि भवन। अब थोड़े से और मैं बता देता हूं, एक जो आपका राजस्थान आबकारी अधिनियम, राजस्थान आबकारी अधिनियम, ये भी जो है संभागीय आयुक्त का है, आबकारी अधिनियम। ठीक है, एक ध्यान रखना, राजस्थान धार्मिक भवन तथा स्थान अधिनियम, स्थान अधिनियम, ये भी क्या आते हैं? संभागीय आयुक्त के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि RPSC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अनुच्छेद 315 के खंड 1 यानी कि 315 जो 1 आपका, उसके तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 316 के खंड 1, यहाँ वापस खंड 1 आएगा, के तहत RPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो ये गलत हो गया आपका, कारण है कि यहाँ पर अनुच्छेद जो है 316(1) आएगा इसमें। ठीक है, तो ये गलत हो गया है, सही है। फिर संविधान में RPSC के सदस्यों की संख्या और योग्यता निर्धारित की गई है, तो ये गलत है। इनके सदस्यों और जो आपकी संख्या और योग्यता है ये कौन निर्धारित करता है? तो ये अनुच्छेद 318(b) के तहत कौन निर्धारित करता है? राज्यपाल द्वारा निर्धारित होती है, राज्यपाल द्वारा। ठीक है, फिर RPSC के अध्यक्ष और सदस्यों को केवल कदाचार के आधार पर राजस्थान का राज्यपाल पद से हटा सकता है? तो बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति हटा सकता है। ये बात अपन बहुत बार कर चुके हैं, तो ये भी गलत है। ठीक है, राज्यपाल क्या कर सकता है? राज्यपाल सिर्फ निलंबित कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, हटा नहीं सकता, निलंबन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल ए सही है। कौन है? केवल ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात हो रही है। सबसे पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल करता है। बिल्कुल सही बात है, राज्यपाल करता है। संविधान के तहत इसकी पदावधि 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो निर्धारित है। बिल्कुल, एक ध्यान में रख लेना, राज्य निर्वाचन आयुक्त की तो ये सही है, लेकिन अगर अपन बात करें भारतीय निर्वाचन आयुक्त की, भारतीय निर्वाचन आयुक्त की अगर अपन बात करें, निर्वाचन आयुक्त की अगर अपन बात करें, तो इसकी जो पदावधि होती है आपकी वो 6 वर्ष या 65 वर्ष होती है, 6 या 65 वर्ष की आयु। ठीक है, ये सही है बिल्कुल। इसे उस रीति आधारों से हटाया जा सकता है जिस रीति और आधारों से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, तो ये भी सही है। ठीक है, ये सही है। और ये जो है कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो यहाँ तीनों ही सही है।
वापस बता रहा हूँ, कुछ गलती हो जाए तो आप कमेंट कर देना, उसको सुधार कर लेंगे अपन। फिर राजस्थान उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अभी कर देते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो जो है राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कांता भटनागर थी। बिल्कुल बात न्यायाधीश की हो रही है, ना कि मुख्य न्यायाधीश की। एक चीज हमेशा ध्यान रख लेना, राजस्थान उच्च न्यायालय में महिला मुख्य न्यायाधीश की अगर अपन बात करें, मुख्य न्यायाधीश, तो आज तक कोई रही नहीं है, आज तक कोई नहीं रही है महिला मुख्य न्यायाधीश। तो ज्ञान सुधा मिश्रा राजस्थान उच्च न्यायालय की एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश रही है, तो ऊपरी बात कर चुके, कोई रही नहीं है आज तक। ठीक है, फिर ज्ञान सुधा मिश्रा और बेला एम त्रिवेदी, दोनों नाम याद रख लेना। राजस्थान उच्च न्यायालय की ऐसी महिला न्यायाधीश रही है जो बाद में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रही है। ये दोनों राजस्थान उच्च न्यायालय और बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट में रही है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ज्ञान सुधा मिश्रा और बेला एम त्रिवेदी, तो 1 व 3 सही है। कांता भटनागर की अगर बात करें अपन, जो है एक तो ये जो है प्रथम महिला न्यायाधीश, एक अपने को पता ही है महिला आयोग, जो राजस्थान राज्य महिला आयोग है उसकी प्रथम अध्यक्ष, आयोग की प्रथम अध्यक्ष रही है, वो भी आपको पता होना चाहिए, राजस्थान राज्य महिला आयोग की। दूसरी बात जो है फिर ये क्या रही थी, अन्य हाईकोर्ट, अन्य राज्य के हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रही थी बाद में ये मुख्य न्यायाधीश। ये भी अपने को ध्यान रखना है कि जो है राजस्थान राज्य, सॉरी राजस्थान हाईकोर्ट की तो क्या महिला न्यायाधीश प्रथम कांता भटनागर, राजस्थान राज्य महिला आयोग की भी जो है प्रथम अध्यक्ष, लेकिन अन्य हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रह चुकी थी ये। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना। तो 1 व 3 सही है, इसमें उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 163 के संबंध में असत्य कथन बताना है। सबसे पहले, जिन बातों में संविधान द्वारा राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कर्तव्यों का अपने विवेक अनुसार प्रयोग करें, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कर्तव्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी, बिल्कुल यह अनुच्छेद 163 कहता है। फिर संविधान में दिए गए उन प्रावधानों पर जिनमें राज्यपाल को विवेकानुसार कार्य करना अपेक्षित है, उन पर राज्यपाल का अपने विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा, यह भी बात बिल्कुल सही है। इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि मंत्रियों ने राज्यपाल को क्या सलाह दी अथवा नहीं, ये भी बिल्कुल सही है। फिर 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इस अनुच्छेद में संशोधन कर दिया गया कि राज्यपाल राज्य की मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार की अपेक्षा कर सकेगा, लेकिन पुनर्विचार के उपरांत दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा। तो ये अनुच्छेद 163 में नहीं है, ये अनुच्छेद 200 के अंतर्गत है, अनुच्छेद 200। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, इधर विधानसभा की समितियां, इधर संबंधित नियम है। ये थोड़ा हार्ड टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा याद रख सकते हो आप इसको। लोक लेखा जो समिति है उससे संबंधित नियम कहां पर आपके, तो ये नियम 229 और 30 है लोक लेखा के। ठीक है, बात करें प्राक्कलन समिति की, तो प्राक्कलन समिति के नियम 231 से 233 है। ठीक है, बात करें नियम समिति की, तो नियम समिति के भी सेम 231 से 233 दोनों के। और फिर बात करें अपन कार्य सलाहकार समिति के, तो कार्य सलाहकार समिति के नियम 212 से 18 तक है। इनको याद रखा मत, एक ऐसे दिमाग में थोड़ा सा रख लो बस आप, बाकी जो है इतना याद रखने की जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि आ जाएगा तो ज्यादातर स्टूडेंट छोड़ के ही आएंगे इसको वैसे भी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद अपन अलग अगला टॉपिक लेंगे। आज इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी का ये मॉडल पेपर देख चुके। किस अनुच्छेद के अनुसार किसी विधेयक पर राज्यपाल की सिफारिश केवल प्रक्रिया का विषय है, मतलब राज्यपाल की जो सिफारिश है वो केवल प्रक्रिया का विषय है, मतलब वो दे ना दे वो कोई मतलब नहीं है। तो ये अनुच्छेद 255 कहता है। कौन कहता है, अनुच्छेद 255। तो आप जो भी स्टूडेंट जीवा स्टडी पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ, सब्सक्राइब ना हो। धन्यवाद।